इतना बड़ा खिलाड़ी जो है, कभी हमको नहीं लगता है कि ऐसा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत में तरह तरह के प्रधानमंत्री हुए होंगे, इतना फ्रॉड प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ। फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड, जिसने पूरे मीडिया मशीनरी का इस्तेमाल कर लिया है अपनी फ्रॉडलेंस का घर घर तक जो है सत्य के रूप में पेश करने के लिए। और हमारे पास हमारे संसाधन से लेके मीडिया तक को सिकुड़ दिया गया है कि हम चीखते चिल्लाते रहे, इसी हॉल में गूंजते रहेंगे, वो कुछ भी कह देगा जो है लोग सच मानने लग जाएंगे। और ऐसे माहौल से लड़ने का, संघर्ष करने की किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी युवाओं की जिम्मेदारी है, नौजवानों की है। हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेक पर पड़ा हुआ है, पूरा जीवन रखा पड़ा है। आगे देश कैसा बनेगा उसका आनंद लेना हो, चाहे खामियाजा भुगतना हो, सबसे ज्यादा हमको भुगतना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा हम लड़ेंगे, सबसे ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे कि खेल क्या चल रहा है। अब परीक्षा पे चर्चा कभी कभी करते हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी खासियत है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो गार्जियन है ना। लोग बात करते हैं, आम लोग ऐसे बात करने लगे कि प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करो भाई, मतलब ऐसे कोई अपने पिताजी की आलोचना करता है प्रधानमंत्री? और 2014 से पहले इस देश के नागरिक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री को गाली देते थे। नेता का मतलब ही होता था कि भाई दो दोस्त मिलकर नेता को गाली दो, कोई भी नेता है, परंपरा रही है लोकतंत्र में। अब एकाएक हो गया कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलना ब्लास्फेमी, ऐसा कैसे हो गया? मतलब तुम कह दो हम मान ले, हम चुपचाप रह जाए, तुम ज्यादा बोलोगे तो हम ज्यादा बार फ्रॉड बोलेंगे उसको, हम कैसे मान ले इस बात को? भाई बेड़ा गर्क कर दिया हमारे भविष्य का, देश का, अर्थव्यवस्था का, समाज का, लोकतंत्र का। हम चुपचाप देखते रहे, झेलते रहे, हर हर मोदी करते रहे, हम तो नहीं करेंगे। इस हॉल में जितने लोग हैं हम अकेले भी बचेंगे तो नहीं करेंगे, वो चाहे सर कलम कर दे, चाहे जेल में डाल दे, और करने की कोशिश कर चुके हैं। ये जो अभी हम जिस ठेका प्रथा की बात कर रहे हैं ना, ये सेना तक पहुंच गया है, देश की सुरक्षा तक पहुंच गया है। देश की सुरक्षा भी ठेके पे डाल दिया गया है, और जब उसका विरोध किया हमने तो तिहाड़ जेल में डाल दिया, और तो कोई उपाय नहीं है। भाई ईडी सीबीआई तो वहीं लगाएंगे ना जहां कुछ ईडी सीबीआई को मिलेगा। दुर्भाग्य यह है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनके भरोसे आज हम लोग बैठे हुए हैं, अगर वो ईमानदार होती, उनमें नैतिक बल होता, तो आज ये देश की ये स्थिति भी नहीं होती। ये बोलने से बचने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ये बोल के बचेंगे अगर हम, तो हम अपने नैतिक बल को कमजोर कर देंगे। भाई सरकार किसी की आए जाए, हम अपने मॉरल कंपास से तो कॉम्प्रोमाइज ना करें, कम से कम हम तो कहेंगे ना कि कई सारी विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या मकसद है इनका? जब प्रधानमंत्री और बीजेपी कहते हैं कि ये सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने परिवारों को सेट करने में लगे हुए हैं, तो इस देश के 90% लोग उसको सच मानते हैं। सच मानते हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है, और इस बात को हम नहीं बोलेंगे तो हम भी नैतिक बल को, अपने नैतिक बल को भी इन पार्टियों के भरोसे खड़े होने के चक्कर में खत्म कर देंगे। हमें बोलना पड़ेगा। ये हालात है आज देश के। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। घोषणा पत्र में उन्होंने 1 करोड़ लिखा था, मोदी जी ने भाषणों में 2 करोड़ कहा, लेकिन क्योंकि भाषणों में 2 करोड़ कहा है तो हम भी अभी भाषण ही दे रहे हैं, तो हम भी 2 करोड़ ही कहेंगे कि 2 करोड़ का वादा था। और इसको आज तक इन्होंने झुठलाया नहीं है कि 2 करोड़ का वादा था। 2 करोड़ का वादा अगर हर साल था तो कितने साल हो गए इस सरकार को? बताइए, 9 साल हो गया ना। 9 साल में कितने करोड़ रोजगार इस देश में सृजित हो जाने चाहिए थे? 18 करोड़। इस सरकार का अपना आंकड़ा है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा होता है, और एक मायने में उससे भी ज़्यादा क्रेडिबल एजेंसी आज के समय में जो बनकर उभरी है, CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसका आंकड़ा है। ये आंकड़े बताते हैं कि इस देश में करोड़ों रोजगार का सृजन बहुत दूर की बात है, इस देश में करोड़ों रोजगार नष्ट हुए। कुछ नहीं मिला होता, उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है ये है कि जो था वो भी बर्बाद हो गया है। और ये तब जब इस तरह का घोषणा था। एक आंकड़ा आया कि भारत में बेरोजगारी का रिकॉर्ड 45 साल का टूट चुका है। वो इसलिए क्योंकि जो सर्वेक्षण के मामले में जो डेटा को कंपेयर किया जाता है, तो कंपेरेबल डेटा होता है, उसी को हम तुलना कर सकते हैं। कहा गया कि कंपेरेबल डेटा 45वें साल तक है, 46वें साल का डेटा कंपेरेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शायद हम आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये 45 साल का रिकॉर्ड नहीं है, 46वें साल का डेटा कंपेयर नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है, कंपेयर होता तो ऐसा कौन सा बेहतर हो जाता है जब 45 साल तक खराब था। 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है तो 46वें साल इससे बेहतर कैसे था? स्वतंत्र भारत में इस वक्त हम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। किस वक्त गुजर रहे हैं? जिस वक्त भारत की जनसंख्या विश्व में टॉप पर आ चुकी है। और जो जनसंख्या टॉप पर आई है
उसमें जो सबसे बड़ा चंक है जनसंख्या का हमारे देश में, जैसे कई देश हैं दुनिया के जहाँ पे एजिंग एक कंसर्न हो चुका है, जो एवरेज एज है वो काफ़ी ऊपर के तरफ है। भारत में जो औसत आयु है वो है 28 साल। भारत इतना युवा देश, तो एक तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, और उसमें इतना बड़ा चंक जो या तो बालक है, शिशु है, युवा है, मतलब वो अपने भविष्य की तरफ देख रहा है। और जब हम कहते हैं कि कोई नौजवान बेरोजगार है, वो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहा है, तो ये जो सरकार जो देश और राष्ट्र के नाम पे इतनी राजनीति करती है, जो कहती है कि राष्ट्र का भविष्य बेहतर होगा, 2047 का टारगेट अब दिया जा रहा है नया नया, पहले 2022 का दिया गया, फिर नए नए टर्म्स दिए जाते हैं, कभी अच्छे दिन आ जाते हैं, कभी अमृत काल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उसी में हम लोग खेलते रहते हैं। तो ये जो कहा गया कि ये देश का भविष्य बहुत सशक्त होगा, सुरक्षित होगा, तो देश का भविष्य होता क्या है, पहले हमको ये सोचना चाहिए। अगर इस देश के युवाओं का एक एक युवा का भविष्य अंधकार में है, तो देश का भविष्य उन्हीं युवाओं का सामूहिक भविष्य है ना, या कुछ और है? इस देश के जो लोग हैं, हम सब का भविष्य अगर इंडिविजुअली अंधकार में है, तो देश का भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है? तो हम जब बात करते हैं रोजगार की, तो हम देश के बेहतर भविष्य की बात कर रहे हैं। इस सरकार ने क्या किया, आप देखिए 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। एक घोषणा किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि 1 साल में अब हम 10 लाख नौकरी देंगे। आपने सुना है ये घोषणा? प्रधानमंत्री जी की कोई भी घोषणा तो गांव-गांव तक पहुंच जाती है। हम लोग सच बात भी कहते रहे तो वो भी अपने ही बीच में घूमता रह जाता है। उन्होंने कहा कि 1 साल में 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। ये 10 लाख सरकारी नौकरी है। अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूँ। इसी सरकार में पिछले 9 साल में 7,22,000 सरकारी नौकरियां दी गई है। 8 या 9 साल में मान लीजिए, 8 साल में 8 लाख नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन अब 1 साल में 10 लाख दे देंगे। समझ रहे हैं आप? 8 साल में 8 लाख नहीं हुआ, 1 साल में 10 लाख हो जाएगा। रोजगार को लेकर किया एक एक वादा जुमला साबित हुआ। 2 करोड़ रोजगार जुमला, रेलवे के जरिए हम 2 लाख नौकरी देंगे 2 साल में। ये कब बोला गया पता है आपको? जब 2018 के दिसंबर में आंकड़ा आया एनएसएसओ का 45 साल के रिकॉर्ड टूटने वाला, जिसको दबाया छिपाया गया, कहा गया कि हम तो मानते ही नहीं, अपने ही आंकड़े को कह दिया नहीं मानते। मतलब कमाल की सरकार, सरकारी एजेंसी के आंकड़े को सरकार ने कह दिया नहीं मानते, जाओ। तो स्टैटिस्टिकल कमीशन के जो चेयरपर्सन थे मोहनन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कोई भी रीढ़ वाला आदमी जो होगा वो इस सरकार के साथ शायद काम नहीं कर सकता। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि जब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने वेट कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो वो आंकड़ा पब्लिश होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ये तय करने लग जाएगा कि कब कौन सा आंकड़ा निकले और वो आंकड़ा सही है कि गलत है, तो यूपीए के समय तो हम बहुत सुनते थे कि किसानों की खुदकुशी हो रही है विदर्भ में, मराठवाड़ा में, बुंदेलखंड में। डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते उस आंकड़े को क्यों निकलने देते? कोई भी प्रधानमंत्री किसानों की खुदकुशी हो रही है, युवाओं की खुदकुशी हो रही है, ये आंकड़ा बाहर नहीं निकलने देगा। और आप और हम थोड़े ना ढूंढ लेंगे कि कितने किसानों ने देश में खुदकुशी की है घूम घूम के। ये तो उन्हीं एजेंसियों के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन इस सरकार ने उन एजेंसियों को भी खत्म कर दिया। भारत का जो पूरा स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, पूरी जो सर्वे प्रणाली है, जिसका पूरे विश्व में सम्मान रहा है कई दशकों से, उस स्टैटिस्टिकल सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दिया है इन लोगों ने। आज कोई भी आंकड़ा आता है उस पर जल्दी कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आंकड़ों के साथ इन्होंने ये काम कर दिया है। इन्होंने जब सत्य के साथ खेल कर दिया, तो आंकड़ा तो सत्य का ही एक हिस्सा है, ये कैसे नहीं करेंगे? तो जितनी भी घोषणाएं इनकी हुई, सब जुमले साबित हुई। रेलवे में कहा 2 लाख नौकरी देंगे, कब कहा? फरवरी 2019 में, मतलब लोकसभा चुनाव के ठीक 2 महीने पहले, क्योंकि उस समय प्रोटेस्ट होने लग गए थे। लेकिन जब, और उसी समय विज्ञापन भी जारी कर दिया रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, उसमें आवेदन भी, इसमें तो हमारे राजेश भाई जेल भी चले गए उसमें जब प्रोटेस्ट किया, तो उसमें आवेदन आए 2 करोड़ 42 लाख। 2 करोड़ 42 लाख, कल्पना करिए आप, 242 लाख की बात हो रही है। हम कहते हैं यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में 8 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। रेलवे की भर्ती में 242 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। वो कितना कॉम्पिटिटिव है, जरा सोचिए। कॉम्पिटिटिव होने का मतलब समझ रहे हैं ना? प्रश्न कितना कठिन है, ये नहीं होता है कॉम्पिटिटिव होने का मतलब। 242 लाख लोगों में अगर कुछ का चयन होगा, रेलवे की ग्रुप डी के लिए ही होगा, तो वो कितना कॉम्पिटिटिव होगा सोचिए। और वो कौन दे रहा है वो परीक्षा? इस देश का किसान, मजदूर, गरीब। कौन रेलवे में ट्रैकमैन और गैंगमैन बनने जा रहा है? जिसके घर में पैसा है, जो अरबपति है, खरबपति है, लखपति है? नहीं,
जो पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहा है 12वीं के बाद वो कर रहा है, जो ग्रेजुएशन नहीं कर सकता है वो आवेदन कर रहा है, वो है भारत। और उसके साथ खिलवाड़ ऐसा हो जाता है कि 5 साल बीत जाए, भर्ती पूरी नहीं होती। तो हम कहते हैं कि भाई आप समयबद्ध ढंग से भर्ती तो कम से कम पूरी कर दीजिए, इतना मिनिमम डिमांड आपको पूरा करने में क्या दिक्कत होती है। तो आज फिर से नए नए जुमले दिए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है 10 लाख नौकरी देंगे और रोजगार मेला शुरू हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये प्रोपेगेंडा इस वक्त टीवी पे अखबार में चल रहा है, अगले कुछ महीनों तक चलेगा और हम लोग सब इस बात को समझ लें। रोजगार मेला बीच बीच में कुछ कुछ महीने पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कभी कहते हैं 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, कभी कहते हैं 60,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। हमारे पास इसके सबूत हैं कि ऐसे लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है जिन्होंने पहले से नियुक्ति कर रखी है। ज्वाइनिंग लेटर कौन देता था हमारे देश में, बताइए तो जरा, कोई बता सकता है कौन देता था? बताओ। हाँ, डाकिया देता था। बहुत सही जवाब, एक बार में सही जवाब आ गया। हमारे देश में ज्वाइनिंग लेटर जो है पोस्टमैन देता था। अब बेचारे पोस्टमैन के भी पेट पे लात मार दिया इन्होंने। ज्वाइनिंग लेटर भी प्रधानमंत्री देंगे, मतलब कोई भी सरकारी नौकरी हो प्रधानमंत्री कहेंगे मैं दूंगा ज्वाइनिंग लेटर। अब वो कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन भी वही करते हैं, वंदे भारत का तो करते ही हैं। कॉफी टेबल बुक का उद्घाटन लिटरली, ये मजाक में मैं नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने किया है। एक रूट मैप का उद्घाटन किया, दिल्ली के कोई एक जगह से दूसरे जगह का रूट मैप का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र तो वो बांटेंगे ही, लेकिन छल इसमें क्या है वो समझिए। छल ये है कि नियुक्ति पत्र ऐसे युवाओं को बांटा जा रहा है जो ऑलरेडी नियुक्ति पत्र पाके ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनको क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बुला रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर देने, 5 बार बुलाए तो 5 बार चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को तो दूर से लग रहा है कि 70,000 को नियुक्ति पत्र दे दिया। अब इस ऐसे हालात में मैंने परीक्षा पे चर्चा की लेकिन उसको पूरा नहीं किया, तो मैं 1 मिनट में उस पर वो बात कह देता हूँ, क्योंकि पेपर लीक आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में होता है और कई बार जब कोई संकट आता है तो उसको राज्य का विषय बना दिया जाता है। हमारे देश में एक नई परंपरा है, मतलब अच्छा हो तो हर हर मोदी, खराब हो तो जनता दोषी। ये एक फॉर्मेट है आज के समय में। गड़बड़ कुछ हो जाए ना, राज्य सरकार जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, पब्लिक ही जिम्मेदार, ज़्यादा लोग चढ़ गए मोरबी पुल पे तो टूट गया पुल, सब लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, वो नहीं जिम्मेदार होते हैं कभी। अच्छा कुछ हो जाए तो मोदी जी के कारण हो रहा है। हम तो देखिए गांव में रहते हैं, अनिल जी हमारे ही जिले से आते हैं, हम तो देख रहे हैं गांव घर में किस तरह का विमर्श है। कोई सड़क अच्छी लग रही है तो मोदी जी ने बनवाया है, वो चाहे स्टेट हाईवे हो चाहे वो गली का ये हो पगडंडी हो। अब कोई हाईवे भी टूट जाए अगर तो इंजीनियर खराब था। भाई ये डुप्लिसिटी कहाँ से आ जाता है? कम से कम अपने आर्गुमेंट में तो वो ना रखें हम लोग ना। तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, आज तक आपने सुना है इन्होंने कितनी बार न जाने परीक्षा पे चर्चा किया, और परीक्षा पे चर्चा में इतने करोड़ों खर्च कर दिए, जितना केंद्रीय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय का बजट है उतना इनके परीक्षा पे चर्चा पे खर्च होता है। एक बार भी पेपर लीक शब्द आपने सुना है नरेंद्र मोदी की जुबान से? जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा ना करे वो धोखेबाज है कि नहीं है? हाँ में या ना में जवाब दीजिए। परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन बोलेंगे कि पानी पी के परीक्षा देने जाना चाहिए, रात को समय पे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए। भाई तुमको इसलिए थोड़े ना प्रधानमंत्री बनाया, भाई पता है हमको ये। हम अभी निकल के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर में किसी को पकड़ लेंगे, पूछ लेंगे कल परीक्षा क्या करे, कहेगा समय पे सो जाना। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं कि आप करोड़ों खर्च करके लोगों को कहें कठिन प्रश्नों के पहले उत्तर दो, आसान के बाद में दो। मतलब जोकर हो गया भैया, प्रधानमंत्री है। अब माहौल ऐसा बना दिया गया है कि हम एक शब्द बोल ना सके इसके खिलाफ। जितना ऐसा माहौल बना जाएगा उतना ज्यादा हम बोलेंगे, तब जाके काउंटर होगा। अगर माहौल ऐसा नहीं रहता तो हम भी अपने शब्दों को थोड़ा और तौल के बोलते। माहौल ऐसा है तो हम ज्यादा बोलेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये परीक्षा पे चर्चा, इनका फ्रॉडुलेंस, इनका रोजगार मेला उसी तरह का खेला। अब जिनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए, सेना में, वायुसेना में पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करके सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। अर्धसैनिक बलों में सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करके, मेडिकली फिट होके, सब चीज करके ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं। वो लोग नागपुर से मार्च कर रहे थे दिल्ली तक, लेकिन कहते हैं कि हम ज्वाइनिंग, जिसको देना है उसको दीजिए ना ज्वाइनिंग लेटर। जो क्वालिफाई कर गया है, जो डिजर्व करता है, उसको आप ज्वाइनिंग लेटर देते नहीं है। जो नौकरी कर रहा है उसको बुला के बोलते ला एक और ज्वाइनिंग लेटर तुमको देते हैं। कमाल है। अब ये हालात है, इसमें हम कह रहे हैं
कि ये वो विषय है जिस पे आप जब लोगों के बीच जाके बात संवाद करेंगे और बिल्कुल नैतिक बल के साथ करेंगे, किसी पार्टी किसी विपक्ष का एजेंडा नहीं चला रहे हैं हम, कौन सरकार बनाता है नहीं बनाता है उससे मतलब नहीं है हमको, कल को कोई और बनाएगा वो गड़बड़ करेगा उसके खिलाफ भी इतनी मजबूती से बोलेंगे, लेकिन हम जब लोगों के बीच जाके लोगों को ये आश्वासन दे पाए कि हम सही में स्वतंत्र मन स्वतंत्र चेतना से ईमानदारी से पूरी नैतिकता के साथ जब हम इस विषय को रख रहे हैं तो लोग सुनते हैं। ये जो कई बार एक्टिविस्ट्स के बीच में हम लोगों के बीच में, आइए सर, कई बार ये कॉमन रिफ्रेन हो गया है ना कि लोग नहीं समझ रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ और कुछ अथॉरिटी से, दिल्ली में कम समय रहते हैं भाई हम लोग और हमारे ज़्यादातर साथी लोग ज़्यादातर समय घूमते भटकते ही रहते हैं, लोगों को सब समझ में आ रहा है। लोगों को जहाँ ये समझ में आता है कि आपकी बात में आपकी सच्चाई में कोई मिश्रण है या किसी पार्टी का एजेंडा है तो लोग वो भी समझ जाते हैं, लोगों को इतना समझ में आ रहा है। सच्चाई ये है, जिस दिन हम इस सरकार की आलोचना करने निकलेंगे लेकिन लोगों को लगेगा कि हम सरकार को हटाने से ज़्यादा किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार बनाने के लिए निकले हैं, लोगों को वो भी समझ में आता है। और जब लोगों को वो समझ में आ जाता है तब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं और तब आप कहते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनका काम उनको करने दीजिए ना, जो पार्टियां नहीं कर रही हैं वो तो कर नहीं रहे हैं। कम से कम हम जो कर सकते थे, हम अपने, वो कहते हैं ना, एक वेपन के शार्पनेस को खत्म कर दें। हम अपनी स्वतंत्रता के आधार पे जो कह सकते थे, हमने पूरे बिहार के हर जिले में यात्रा की, उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम किए, गुजरात में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, हर जगह। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे लोग जो मुझे पता है जिनके अंदर इतना कम्युनल जहर भर दिया गया है आज के समय में कि कल को कोई माहौल बनेगा तो वो उस भीड़ का हिस्सा होंगे किसी कम्युनल प्रैक्टिस का, लेकिन जब वो भी बात सुनते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि रोजगार समस्या है, संकट है, तो उनको भी समझ में आता है। उनसे भी आप उसके बाद धर्म पे भी, जाति पे भी और सारे अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं जब उनको ये समझ में आ जाए कि आपका नैतिक बल इंटैक्ट है, आप कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो हमें अपने इस आंदोलन को इसी स्वतंत्रता, इसी नैतिक बल के आधार पे आगे ले जाना है। जिनको साथ देना है, जो राजनीतिक दल हैं, जिनको समझ में आना चाहिए कि भाई ये विषय है, इसको उनको उठाना था, वो नहीं उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं। उनको अगर देश में राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है, वो हमारा साथ दें। हम उनका साथ देने के लिए नहीं आए हैं, हम क्यों उनका साथ देंगे? उससे बढ़िया ज्वाइन ना कर लें। वो दे साथ जिस दिन ये आंदोलन खड़ा हो, हर पार्टी दे साथ। कोई भी पार्टी जिसको लगता है कि ये जिस भारत रोजगार संहिता की हम बात कर रहे हैं, जब हम जिस रोजगार अधिकार की हम बात कर रहे हैं, जिस समयबद्ध भर्ती की बात कर रहे हैं हम, जिस ठेका प्रथा को बंद करने की बात कर रहे हैं हम, जिस मोडानीकरण की नीति को खत्म करने की बात कर रहे हैं हम, इस पर जो भी दल साथ देगा वो साथ है। हम उनका क्या साथ दें? हमारी जरूरत ही क्या है उनको, किसी को? हम क्यों इस मुगालते में जी रहे हैं कि हमारे साथ से कुछ बड़ा होने वाला है? हमारी तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस ही इसी में है कि हम स्वतंत्र रहें और अपनी बात कहते रहें। तो हम उस पर कायम रहते हुए संयुक्त युवा मोर्चा के पूरे अभियान को आगे ले जाएं, इन चारों बिंदुओं पे। और जितने भी ऐसे समूह हैं, शिक्षक भर्ती की बात हो, आप देखिए शिक्षक भर्ती की बात आज बिहार में चल रहा है। बिहार में शिक्षक भर्ती का प्रदर्शन हुआ और किस तरह से आवाज को दबाया गया, कुचला गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं, उन्होंने लेटर जारी किया कि 13 तारीख को जो भी टीचर स्कूल में नहीं होगा उसको सीधा सस्पेंड कर दो, क्योंकि 13 तारीख को एक प्रदर्शन था। ये कौन कर रहा है? ये तो बिहार की सरकार कर रही है। इसको हम अगर गलत नहीं कह सकते हैं तो फिर हम किसी और के गलत को कैसे गलत कह सकते हैं? और जब हम इन दोनों को गलत कहेंगे तब जाके हमारे कुछ कर पाने की क्षमता विकसित होती है। वही बात मैं कहना चाह रहा था।